हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो किसके रिलेटेड है? तो ये मेनली रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। आज हम साइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। अब हम सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेल बायोलॉजी होता क्या है। तो सेल बायोलॉजी होती है बेसिकली स्टडी ऑफ सेल्स, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स की यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज की क्लास में। इसके अलावा हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल के बारे में बताने वाले थे और सेल नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें जाना जाता है सेल के बारे में बताने के लिए। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, इसमें बीच में केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, कुछ ऐसे चैम्बर्स उन्हें दिखे। तो चैम्बर्स जो हैं, हर एक चैम्बर को उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, सेल जो टर्म है वो आई है सेल्यूला नाम के शब्द से, जिसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। तो एक कंपार्टमेंट है जो उन्हें दिखा, किसके अंदर, जो माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, तो उसकी मदद से उन्हें दिखा कुछ ऐसा चैम्बर्ड स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल देखा था दैट वाज डेड, वो मृत कोशिका थी। तो डेड सेल सबसे पहले देखने वाले रॉबर्ट हुक थे। बट अगर आप एक लाइव सेल की बात करोगे, एक लिविंग सेल, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी, तो वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी भी लिखा होता है कहीं, दोनों ही सही है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। तो ये खोजकर्ता का नाम है। आपको मेनली खोजकर्ताओं में सबसे एंड वाला नाम, यानी उनका जो सरनेम होता है, वो मेनली याद रखना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ हुक आपको याद रखना है, यहाँ ल्यूविन हुक याद रखना है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं। आपको रॉबर्ट नाम से ही 3 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा सरनेम याद रखें, वो ज्यादा अच्छा और अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो 2 चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। इसके अलावा एक ये केंद्रक की बात कर लेते हैं। जो ये सेंटर में बीच में आपको दिख रहा है, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, या फिर इसे केंद्रक बोला जाता है हिंदी में। अब ये जो केंद्रक है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट भी रॉबर्ट ही थे। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ, सेकेंड नेम इंपॉर्टेंट है, बट उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? तो हमने 3 चीजें यहाँ डिस्कस करी हैं। एक, सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था, तो ल्यूवेन हुक ने देखा था। एंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक सबसे पहले जिसने खोज की थी इसकी, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ी कोशिका किसे बोलते हैं? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच, जिसे कि शुतुरमुर्ग बोला जाता है, उसके अंडे को सबसे बड़ी कोशिका बोला जाता है। तो आप इसे लिख सकते हो, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है ये? सबसे बड़ी कोशिका। इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप स्मॉलेस्ट सेल की बात करोगे, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी
कोशिका किसे बोलते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका बोला जाता है एक बैक्टीरिया को, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका जो एक टाइप का बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। जीवाणु, ठीक है। जीवाणु आपको पता होंगे मोस्टली हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं बॉडी में। अब एक क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, तो वो देख लेते हैं। अब इसके बाद आप लिखोगे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका माना जाता है न्यूरॉन को। न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं इसे, और या फिर इसका एक और नाम होता है, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र आपको पता होगा, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, जो सिग्नल्स को इधर से उधर ले जाने में मदद करता है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, तो वो है न्यूरॉन। नर्व सेल सबसे लंबा सेल, सबसे लंबी कोशिका। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पढ़े। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, जिसे बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। ये एक टाइप का सिद्धांत था जो किसने दिया था? दो साइंटिस्ट को मेजरली इसके लिए जाना जाता है। एक का नाम था श्लिडन एंड दूसरे का नाम था श्वॉन। ये दो खोजकर्ता थे, श्लिडन एंड श्वॉन। ठीक है, ये दो खोजकर्ता थे जिन्होंने मेजरली कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था। और इन्होंने जो थ्योरी में बताया वो क्या था? तो इन्होंने दो पॉइंट्स बताए। ठीक है, एक पॉइंट मेजरली जो इन दोनों ने दिया था वो कौन था? तो वो वाला जो पॉइंट था वो इन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells। सभी जो जीवित प्राणी होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, ये चीज इन्होंने बोली थी। ठीक है, मतलब क्या था कि श्लिडन और शॉन जो थे ना, वो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक जो थे वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते थे और एक जंतु विज्ञान का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने क्या बोला, जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्हें ये पता चला, उन्होंने बोला कि पौधे जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरे ने बोला कि जानवर जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। तो दोनों साइंटिस्ट ने बोला कि अगर हम पौधे और जानवर की बात कर रहे हैं, दोनों कोशिकाओं से बने हैं, यानी हर एक जीवित प्राणी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सब सेल से यानी कोशिकाओं से बने होंगे। क्लियर? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तीसरे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दूसरा पॉइंट दिया था। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका क्या मतलब है? पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो अगर पहले से कोशिका होगी तभी वो डिवाइड करेगी, उसमें विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा और न्यू कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनेंगी। तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स हमने पढ़े कि सभी जीवित प्राणी जो हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, और दूसरा हमने जो पढ़ा वो ये कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये सेकंड पॉइंट दिया किसने था। तो सेकंड पॉइंट देने वाले जो खोजकर्ता थे उनका नाम है विर्चो। क्या बोलते हैं? विर्चो। ठीक है,
अब क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है बहुत बार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो मेजरली आपको याद रखना है श्लिडेन एंड श्रॉन, सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने वाले थे विर्चो। क्लियर है? नेक्स्ट चीज जो सेल थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो ये कि वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, यानी जो विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। वायरसेस हम किसे बोलते हैं? विषाणुओं को। तो विषाणु जो होते हैं वो कोशिका विज्ञान यानी ये सेल थ्योरी जो है मेनली, इसका कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि वायरसेस जो होते हैं, हमें पता है कि वायरसेस जो होते हैं ना ही जिंदा होते हैं ना ही मृत होते हैं, ना ही वो जिंदा है, लिविंग भी नहीं है, ना ही वो नॉन लिविंग है। तो उनके अंदर, क्योंकि वो लिविंग कंसीडर ही नहीं किए जाते हैं, जीवित माने ही नहीं जाते हैं, इसी वजह से वो सेल से भी नहीं बने होते हैं। ठीक है? तो वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट हम एक चीज पढ़ते हैं, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है बहुत लोगों को कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो इनके बीच में हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन्हें हिंदी में भी लिख लेती हूं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब दोनों में अंतर क्या होता है? ये टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, आपको सबसे पहले इनके शब्द का मतलब पता होना चाहिए। प्रो क्या होता है? प्रो मतलब पुराना, ठीक है? इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिमिटिव। कैरियोट जो शब्द आया है वो आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो पुराने प्रकार का न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। अब पुराने प्रकार का न्यूक्लियस था कैसा? तो पुराने प्रकार का न्यूक्लियस माना जाता है कि उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। तो यहां बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? तो ये होता है केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक की झिल्ली। तो केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है? बट यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। कैरियोट कहां से आया है? कैरियन यानी न्यूक्लियस, केंद्रक से। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, वास्तविक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है? तो यहाँ पे केंद्रक की झिल्ली है, यहाँ पे नहीं है। क्लियर? दूसरा, ये मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं साइज में। क्या होते हैं? छोटे। इनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। बट यूकैरियोट्स की कोशिकाएं लार्ज होती हैं साइज में, यानी बड़ी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों से दिख जाएंगी, बट हाँ इतनी बड़ी होती हैं कि प्रोकैरियोट्स के कंपेयर करोगे आप तो वो काफी बड़ी हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट प्रोकैरियोट्स में ये आता है कि इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम इनके अंदर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? इसे हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है? गुणसूत्र क्या है? जो गुणों को अगली जगह, अगली जनरेशन में लेके जाएगा, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक है। तो एक सिंगल गुणसूत्र, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है? एक गुणसूत्र से ज्यादा गुणसूत्र पाए जाएंगे यूकैरियोट्स में। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारी कोशिका की जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस, केंद्रक जो होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये सारी
गुणसूत्र। तो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूं, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमारे अंदर होते हैं 46, जिन्हें हम 23 पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, PAIR, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर गुण, यानी इतने गुणसूत्र होते हैं ह्यूमंस के न्यूक्लियस के अंदर, हमारे केंद्रक के अंदर। क्लियर? तो ये प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के मेजर डिफरेंसेस हैं। इनमें से भी आपको जो याद रखना है वो फर्स्ट वाला पॉइंट है मेजरली, जो हमने स्टार से मार्क कर दिया यहाँ। क्लियर? अब इसे भी क्लियर कर देते हैं, आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक कोशिका जो है, जैसे अगर हम एक कोशिका का डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे बाहर एक बाउंड्री है जिसे बोला जाता है सेल वॉल। साथ साथ में बनाते रहना, तो इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर एक पतली सी और झिल्ली होती है, इसे डॉटेड लाइन से बना रही हूँ ये दिखाने के लिए कि ये काफी पतली होती है, मेम्ब्रेनस है काफी ज्यादा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, यानी कोशिका झिल्ली बोला जाएगा इसे, कोशिका झिल्ली इसे बोला जाता है। अब क्या होता है? एक सेंटर में यहां होता है केंद्रक। केंद्रक की जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा सा केंद्रक दिखता है, इसके अंदर होता है DNA। ठीक है, तो इसमें जो ऑरेंज कलर का बनाया है वो है DNA। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है आगे हम देखेंगे, वैसे मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो आप इसे, DNA। अब ये रेड वाला जो है, रेड वाला हमने क्या बोला? ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। यू है ये दोनों यू है, तो ये है केंद्रक। क्लियर? अब केंद्रक की ही बाहर वाली झिल्ली पे एक चीज जुड़ी हुई होती है, वो क्या होती है? कुछ ऐसी सी आपको स्ट्रक्चर इसके अराउंड दिखेगा, यहां मैं भी बना देती हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ जो होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल कुछ दाने जैसी चीजें आपको दिखेंगी, और कुछ होते हैं जिनके सरफेस पे ऐसे दाने नहीं होते हैं। तो जिनके सरफेस पे ये दाने हैं इन्हें बोला जाता है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसे आप हिंदी में देखोगे तो इसे बोला जाता है खुरदुरी अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये है रफ वाली। रफ है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक्चुअल में होते हैं राइबोसोम्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ये वाली है जिसके सरफेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बोलते हैं SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ स्मूथ ही लिख रही हूं मैं, आगे आप लिख लेना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। स्मूथ के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? चिकनी। तो चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? तो और भी चीजें बना लेते हैं। इसके अलावा एक इतना बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है खाली, जो पानी से भरा हुआ होता है, इसे बोलते हैं रसधानी या फिर वैक्यूल। वैक्यूल यानी रसधानी इसे बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं।
सिक्के की तरह उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। एक जनरल सेल बना रही हूं मैं ये, ठीक है। ये कोई पादप कोशिका, प्लांट सेल या एनिमल सेल नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया इन्हें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसे हरित लवक बोला जाता है हिंदी में। हरित लवक सुना होगा, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे जो होते हैं हरे होते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, वो क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ होता है ऐसा सा स्ट्रक्चर, हॉट डॉग जैसा, सॉसेज जैसा बोलते हैं वैसे एक्चुअल में इसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कहाँ दिखते हैं? वो यहाँ होते हैं, वो होते हैं डंबल की तरह। डंबल, एक्सरसाइज करते हुए जो उठाते हैं वही वाला डंबल, ठीक है। ये डंबल की तरह जो चीजें हैं इन्हें बोला जाता है, यहाँ लेबलिंग के लिए जगह कम बच रही है, मैं यही लिख रही हूँ, इसे बोला जाता है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें होती है? राइबोसोम्स हमने देखे ही है, जो गोल गोल यहाँ जो बनाए हैं इन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ भी घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा क्या होता है? कौन सा लें? ये लेते हैं। तो इसके अलावा होते हैं कुछ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर जिनके अंदर कुछ डॉट डॉट जैसा आपको दिखेगा, इन्हें बोला जाता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होते हैं यहाँ, ठीक है, लाइसोसोम। क्लियर है? इसके अलावा और क्या चीज होती है? गोल्जी बॉडी हमने बना दिया, राइबोसोम बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम भी बना दिया है, प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट भी बना दिए हैं। इसके अलावा हम एक चीज बना देते हैं और जिसे सेंट्रोजोम बोलते हैं, लास्ट चीज सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम कैसा दिखता है? सेंट्रोजोम कुछ ऐसा दिखता है, रॉड लाइक दो स्ट्रक्चर जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का उनके बीच में कोण है, ठीक है। दो साइड होते हैं, दोनों साइड, इन्हें बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। या इसे हिंदी में आप बोल सकते हो तारक काय बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। अब हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे हर एक चीज के बारे में कि कैसे कैसे क्या चीज काम करती है, किस चीज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो फंक्शन करती है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।